लो मियाँ, हो गया हिसाब। अरे अभी कहाँ शाकिर मियाँ, वो जो 3 दिन पहले माल आया था ना सूरत से, उसका भाड़ा मैंने दिया था, याद करिए, जब आपने मुझे फोन किया था और कहा था कि अभी भाड़ा आप दे दीजिए, बाद में हिसाब में जोड़ लेंगे। ओ हाँ हाँ, मैं तो वो भूल ही गया था। अरे अगर आप भूल गए तो मेरी जेब को तो पूरे 12,000 की चपत लग जाएगी मियाँ, अल्लाह के वास्ते ऐसा गजब ना करो हैं। अमजद की इस बात पर शाकिर भी हंस दिया। ये है अमजद और उसका दोस्त शाकिर, जो बचपन के दोस्त थे। बड़े हुए तो दोनों ने सिलाई का काम सीख लिया और फिर तरक्की करते हुए दोनों ने पार्टनरशिप में एक दुकान खोल ली। धीरे धीरे उनकी दुकान शहर में लहंगों की सबसे बड़ी दुकान बन गई। दूसरे शहरों से भी लहंगा सिलने का ऑर्डर अमजद और शाकिर को ही मिलने लगा। दोनों दोस्त खुश थे और फिर एक दिन अमजद के घर पर। अरे कहाँ हो बेगम? आ गए आप? आदाब। और कैसा रहा आपका दिन? मेरा दिन एकदम बढ़िया। और शाकिर भाई ठीक है? हाँ ठीक तो है, पर लगता है जनाब अब बूढ़े होने लगे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे चीजें भूल जाते हैं। अब देखो ना, 3 दिन पहले शाकिर भाई कहीं गए हुए थे, तभी दुकान पर सूरत से माल लेकर एक ट्रक आया और मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने शाकिर भाई को फोन लगाया और ट्रक के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रक वाले को किराया दे दूं और फिर वो आकर हिसाब कर लेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आज जब हम दोनों हिसाब करने बैठे तो जनाब वो ट्रक के किराए की बात ही भूल गए। बताओ, पूरे 12,000 की बात थी। वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो ना। मुझे लगता है कि शाकिर भाई कुछ भूले वूले नहीं थे, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। मुझे तो बड़े शातिर लगते हैं वो। क्या बेगम, फिर वही बात। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताइए खाने में क्या है? अमजद ने बात बदलते हुए कहा और समीना खाना लगाने के लिए चली गई। दरअसल समीना को शाकिर खास पसंद नहीं था, उसे वो बहुत शातिर लगता था और असल में हकीकत भी कुछ ऐसी ही थी। दरअसल शुरू से ही सिलाई का हुनर तो अमजद के पास ही था। शाकिर तो बस अपने दोस्त के साथ बैठकर थोड़ी बहुत सिलाई सीख गया था, लेकिन दोस्त होने के नाते अमजद ने अपनी आर्थिक स्थिति तो सुधारी ही, साथ ही शाकिर भी उसके साथ पैसे वाला बन गया। और ये बात समीना खूब अच्छे से समझती थी, लेकिन अमजद मानने को तैयार ही नहीं था। वाह वाह वाह, क्या बात है, सब्जी तो बहुत शानदार बनी है। हाँ जी, आज तो इकरा भी बहुत तारीफ कर रही थी। अब सो गई क्या? और नहीं तो क्या, आपका इंतजार करते करते सो गई। कह रही थी कि अब्बू आएंगे तो उनके साथ खेलेगी, पर आपने बहुत देर कर दी। ओहो, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ सुबह जरूर खेलूंगा। आज शाकिर भाई के साथ हिसाब लगाने में थोड़ा देर हो गई। अमजद और समीना की एक ही बेटी थी और उसका नाम इकरा था। अमजद अपनी बेटी इकरा से बहुत प्यार करता था। बताओ मेरी गुड़िया, आज क्या खेलोगी? अब्बू, आज मैं आपके साथ दुकान दुकान खेलूंगी। अच्छा जी, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? मान लो ये मेरी दुकान है और आप ग्राहक बनकर आओगे, ठीक है? पर तुम्हारी दुकान है किस चीज की? लहंगे की। अच्छे अच्छे लहंगे मिलते हैं हमारे यहाँ, तो बताइए जनाब, किस तरह का लहंगा लेंगे आप? तो मैडम एक काम करिए, आप मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिखाइए। भाई साहब, किसके लिए लहंगा लेना है आपको? मेरी बेटी है, बड़ी शैतान है, सोच रहा हूं उसे लहंगा पहनाकर उसकी शादी करा दूं, ताकि घर में थोड़ा सुकून आए। क्या अब्बू, मैं नहीं खेल रही। अच्छा बाबा चलो, अब ठीक से खेलूंगा, चलो ठीक है। नाराज इकरा को मनाते हुए अमजद ने कहा। उस दिन अमजद ने दुकान से छुट्टी ली थी और वो सारा दिन इकरा के साथ ही खेलता रहा। और फिर शाम को, अब्बू आप इतने अच्छे लहंगे कैसे सिल लेते हो? आप ये जानकर क्या करोगी? बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह लहंगे सिलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। अरे मेरी बेटी, मेरी तो मजबूरी थी सिलाई सीखना, पर आप तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और आपको लहंगे नहीं सिलने हैं। आप तो कोई बड़ी अफसर बनना, जिसके पास बड़ा सा बंगला हो, लंबी सी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। नहीं, मुझे तो आपके जैसे ही लहंगे सिलने हैं। बताओ ना, आप इतने अच्छे लहंगे कैसे सिल पाते हैं? अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आओ मेरे पास आओ। अमजद ने इकरा को अपने बिठाया और उसे कहानी सुनाने लगा। अमजद बड़े प्यार से उसे कहानी सुना रहा था और इकरा भी उतने ही ध्यान से कहानी सुन रही थी। तो बात ऐसी है कि जब मैं छोटा था तभी मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। उनके जाने के बाद मैं और मेरी अम्मी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कुछ दिन तक तो अब्बू के बचाए हुए पैसों से हमारा गुजारा चल गया, लेकिन जब वो सारे पैसे खत्म हो गए और हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई, तो मेरी अम्मी लोगों के कपड़े सिलने का काम करने लगी।
दादी जी को सिलाई आती थी? हाँ, उन्हें मेरे अब्बू ने ही सिखाई थी। इकरा अम्मी मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना और मेरा पेट भरती थी। लेकिन उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो मुझे पढ़ा लिखा सके। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं बड़ा होकर अफसर बनूं। जैसा आप मेरे लिए चाहते हो। हाँ, और फिर एक दिन कमाल हो गया। हमारे घर एक फकीर बाबा आए। वो बहुत भूखे थे। उनकी हालत देखकर मेरी अम्मी ने उन्हें अपना खाना दे दिया। इस बात से फकीर बाबा इतने खुश हुए कि उन्होंने जाते जाते मेरी अम्मी को ढेर सारी दुआएं दी। अच्छा, फिर मेरी अम्मी के दिन बदलने लगे। उस फकीर की दुआ का असर था कि अम्मी अचानक से बहुत तेज और बहुत अच्छे कपड़े सिलने लगी। हमारी हालत पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन एक दिन अम्मी भी चल बसी और फिर वो काम मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब समझी। यानी आप पर भी उन फकीर बाबा की दुआओं का असर है। हाँ, ऐसा ही समझ लो। चलो, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मुझे सुबह दुकान भी जाना है। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी बच्ची। उस दिन अमजद और इकरा दोनों ही बहुत खुश थे। फिर अगली सुबह अमजद कुछ देरी से सोकर उठा तो वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और हड़बड़ी में नाश्ता करके अपनी दुकान जा ही रहा था कि तभी एक बेकाबू ट्रक से उसकी भी टक्कर हो गई और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। अमजद के इस तरह चले जाने के बाद समीना और इकरा पूरी तरह से टूट गए। फिर कुछ दिनों के बाद दुकान पर शाकिर भाई, आदाब। हाँ, बताओ क्या चाहिए। शाकिर भाई, इकरा के अब्बू के इंतकाल के बाद अब आप ही हमारा सहारा है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा। इकरा भूख से बिलबिला रही है। मैं आपसे दुकान में हिस्सा नहीं मांग रही, मगर कुछ पैसे तो दे दीजिए। आखिर ये दुकान मेरे शौहर ने भी तो आपके साथ खोली थी। देखो समीना, हम दोनों पर इतना कर्ज था कि ये दुकान पहले से ही गिरवी है। अब सारा कर्जा मुझे अकेले ही चुकाना पड़ेगा। वो तो शुक्र मनाओ अल्लाह का कि मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। बस इतना ही एहसान कर सकता हूं मैं तुम पर, समझी। मजबूर समीना अपने घर लौट आई और सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपना घर का गुजारा चला सके। यही सोचते सोचते उसे नींद लग गई। इकरा उसके बगल में ही भूखी प्यासी सो रही थी। लेकिन रात को अचानक इकरा ने अपने सपने में अब्बू अमजद को देखा। बेटी इकरा, उठो, देखो मैं तुम्हारा अब्बू। अब्बू, अब्बू कहाँ चले गए आप? मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी बच्ची, मैं सब जानता हूं। अच्छा, आपको वो कहानी याद है, फकीर वाली? वो आपकी अम्मी वाली? हाँ, वही वाली। पता है उस दिन फकीर ने अम्मी को क्या दिया था? दुआएं दी थी ना अब्बू? हाँ, पर दुआओं के साथ ही दी थी एक जादुई सुई और एक जादुई धागा। एक काम करो, वो जो मेरी अम्मी की तस्वीर लगी है ना, उसे हटाकर देखो। उसके पीछे वही जादुई सुई धागा है। उसे ले जाकर अपनी अम्मी को दे दो और उनसे कहना कि उस सुई धागे के साथ वो सिलाई का काम शुरू करें। उसी सुई धागे ने कभी मेरी मुश्किलों को आसान किया था और आज तुम्हारी अम्मी की मदद भी वही सुई धागा करेगा। और तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखना और याद रखना, आपको पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनना है ताकि तुम्हें कभी किसी जादू की जरूरत ना पड़े। इसके बाद इकरा की नींद टूट गई। उसने उठते ही ये सारी बात अपनी मां समीना को बता दी। समीना ने झट से तस्वीर के पीछे देखा तो वहां वाकई में एक सुई धागा था। समीना ने फौरन उसी वक्त अपना दुपट्टा लिया और इकरा के लिए उससे फ्रॉक बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक बहुत बढ़िया फ्रॉक बनकर तैयार हो गई, जिसे देखकर समीना ने रोते हुए कहा, अब से मैं सिलूंगी लहंगे, बिल्कुल आपके अब्बू की तरह, और आप करोगी पढ़ाई, क्योंकि आपको अपने अब्बू की अफसर बिटिया बनकर दिखाना है ना? हाँ अम्मी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी, वो तो रोजाना ही देर से आती है, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया।
कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो। इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो। और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना, बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती। अम्मा आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी, पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ऐ जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है।
उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी, उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है। उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये मनीषा ने साबित कर दिया था। भरतपुर गांव में प्राची नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्राची के पिता महेंद्र को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्त हरीश के साथ आवारागर्दी करना, यही उसका काम था। प्राची की मां पूनम के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर वो परिवार का गुजारा कर रही थी। पूनम, ये तुम्हारे 20 रुपए, लाओ, कुर्ता ठीक कर दिया? जी, मैंने बिल्कुल नाप का ही सिला है। सरला दीदी, मैं कह रही थी, अब धागे की रील भी 10 रुपए से 20 रुपए तक की मिलती है, सूट के 50 रुपए सिलाई दे देते। देख पूनम, गांव में और भी दर्जी हैं जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 50 रुपए सिलवाना हो तो मैं उनसे ही ना सिलवा लूं। वो तो तेरे पर तरस खाकर कि चल तेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, अपने कपड़े सिलने दे देती हूँ, पर मैं 20 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। हाँ। पूनम की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 20 या 30 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर पूनम के पास जो भी पैसे जुड़ते सारे पैसे महेंद्र छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, ये पैसे मैंने प्राची की स्कूल की किताबों के लिए जोड़े हुए हैं। उसकी 4th कक्षा की एक किताब बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी, ये पैसे मुझे दे दे। माँ, अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। प्राची बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी। अगले दिन प्राची स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा न दे दे। इसलिए प्राची स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम किताब क्यों नहीं खरीद सकते? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूंगी? प्राची अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूं-चूं की आवाज आती। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। प्राची बेटा, क्या हुआ? आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी? ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी किनारे बैठ गई। तभी वहां पर एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी। मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। ना जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, देखो दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। हम इसका नाम चुनमुन रखेंगे। माँ, आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। प्राची बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उनकी सिलाई के पैसों से तुम्हारी किताब ला सकूं। प्राची चिड़िया के पिंजरे को साथ लिए सो जाती है।
पहले एक मुसीबत कम थी जो ये एक और मुसीबत ले आई। सुनो जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंको। प्राची इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो। महेंद्र जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है, नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे डर है कहीं प्राची के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर पूनम रोने लगती है। चिड़िया खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते पूनम की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब प्राची सोकर उठती है तब पूनम उसे रात की सारी घटना बताती है। माँ, आपने बिल्कुल सही किया। चुनमुन अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुंचती है और वहां समाधि में लीन एक महात्मा के पास जाती है। कावेरी, आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु और परोपकारी मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, सदैव ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। उधर पूनम परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। प्राची, आज स्कूल से छुट्टी ले ले, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को तू नई किताब खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों की चाय बनाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। पहले सुनीता बहन का ब्लाउज सिलना जरूरी है, कटा हुआ है, सिल लेती हूँ। पूनम जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और एक सुंदर सा ब्लाउज तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। कुछ और कपड़ा, हाँ, ये सलवार का कपड़ा काट कर सिलती हूँ। अरे ये क्या, मशीन फिर से चलने लगी। मशीन ने सलवार भी सिल दी। प्राची बेटा, इधर आ, जल्दी ये देख, सिलाई मशीन तो जादुई मशीन बन गई। ये देख, मैं अभी सूट का कपड़ा काट कर इस मशीन पर रखूंगी। हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और कितना सुंदर इस मशीन ने सूट सिलकर तैयार कर दिया। प्राची बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर लाई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए आई थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद लूंगी। मेरी बच्ची बहुत सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। पूनम कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे पूनम की सिलाई की खबर आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। महेंद्र ने भी बुरी संगत का साथ छोड़ दिया था। पूनम ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। प्राची अपने माता पिता को एक साथ काम करते देख बहुत खुश थी।